चलिए सुनिए, नाउ वी आर कमिंग टू टॉपिक लैमिस थ्योरम। देखो लैमिस थ्योरम क्या बोलती है पहले समझो। जब मैं समझा रहा होता हूँ तो उस समय सिर्फ ध्यान दो, किसी बॉडी पर ध्यान देना भैया, अगर किसी बॉडी पर 3 कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हैं, when 3 कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? 3। देयर आर 3 कोप्लेनर फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। देयर आर 3 कोप्लेनर फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दी बॉडी। एक बॉडी पर कितने कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। 3 फोर्सेस है, 3 से ज़्यादा नहीं और 3 से कम, एग्जैक्टली 3। और वो तीनों कैसे होना? कोप्लेनर। कोप्लेनर से मतलब जैसे मान लो एक फोर्स कागज़ के प्लेन में है, दूसरा भी कागज़ के प्लेन में और तीसरा भी कागज़ के प्लेन में ही होना। ऐसा नहीं कि एक कागज़ के प्लेन में लग रहा है, दूसरा कागज़ के प्लेन में लग रहा है, तीसरा कहीं बाहर से लग रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पर मैं ऐसा भी फोर्स लगा सकता हूँ, ऐसा भी लगा सकता हूँ, ऐसा भी लगा सकता हूँ, ऊपर से भी लगा सकता हूँ, नीचे से भी लगा सकता हूँ। ऐसे नहीं होना। कैसे होना? सेम प्लेन में, सेम प्लेन में। जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इसी में लगे, ऐसा 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 लग जाए, एक ऐसा लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है, तो मसला नहीं बन पाएगा। 3 कोप्लेनर फोर्सेस होना, ठीक है। 1 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी सच दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर किसी बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हैं कुछ इस प्रकार से कि वो बॉडी काय में है? इक्विलिब्रियम में। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम में है वो बॉडी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? उस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। एक बॉडी पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और वो तीनों काय में है? इक्विलिब्रियम। मतलब वो तीनों, एक बॉडी पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, तीनों कैसे है बिमलेश? कोप्लेनर है, सेम प्लेन में, और उसके कारण बॉडी काय में है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है थी? उनका नेट 0 हो जाए, उनका नेट क्या हो जाए? 0। तो उस स्थिति में क्या होगा जरा समझना। जैसे एक बॉडी ये थी, इस बॉडी पर एक फोर्स लगा P, ये एक लगा Q और ये एक क्या लगा? R। और माना कि P के अपोजिट एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? और ये वाला एंगल कितना है? गामा। When 3 कोप्लेनर forces are acting on the body such that body is in equilibrium, such that body is in equilibrium, तो उस स्थिति में P अपॉन साइन अल्फा, लामी बोलता है P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? R अपॉन साइन गामा। When 3 coplanar forces are acting on a body such that body is in equilibrium. When 3 coplanar forces are acting on the body such that body is in, तो P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन क्या होगा? साइन अल्फा। इसको दूसरी भाषा में मैं यूँ बोल सकता हूँ कि जो रेशो P, Q और R का होगा वही रेशो किसका होगा? साइन अल्फा रेशो साइन बीटा रेशो साइन गामा। तो पी क्यू आर का रेशो वही होगा जो किसका रेशो होगा? साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, अगर कभी किसी बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं और उनके कारण वो बॉडी काय में है, तो पी क्यू और आर का रेशो वही होगा जो किसका रेशो होगा? साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन। ठीक है, लिखो लैमिस थ्योरम। When 3 coplanar forces are acting on a body, when 3 coplanar forces are acting on a body such that, when 3 coplanar forces are acting on a body such that body is in equilibrium. When 3 coplanar forces are acting on a body such that body is in equilibrium, then नहीं साइन ही होना। When 3 coplanar forces are acting on a body such that body is in equilibrium, तो P, Q और R का रेशो वही होगा जो किसका रेशो होगा? साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा का।
जी, अगर किसी बॉडी पर 3 कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हैं, किसी बॉडी पर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं? कोप्लेनर फोर्सेस। और अगर वो बॉडी कायम है इक्विलिब्रियम में, तो इसका अर्थ ये होगा कि P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन क्या? साइन। अर्थात PQR का रेशो वही होगा जो इन तीनों का रेशो है। इसको मैथमेटिकली दूसरी भाषा में कैसे बोल सकते हैं, जरा ये समझना। लैमिस थ्योरम को मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं कि अगर आपने क्या बोला, जैसे इस बॉडी पर क्या फोर्स लग रहे हैं, एक कौन सा फोर्स लगा, एक कौन सा फोर्स लगा, एक कौन सा फोर्स लगा, केवल इन 3 फोर्सेस लग जाएंगे और वो उसके कारण बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ऐसा नहीं है। 3 फोर्सेस लगेंगे और उनके कारण बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब क्या हो, ये वाला एक्सप्रेशन फॉलो होता हो, ये वाला क्या फॉलो होता हो? एक्सप्रेशन। इसको दूसरी भाषा में मैं यूँ बोल सकता हूँ कि अगर कभी किसी बॉडी पर 3 कोई ऐसे फोर्सेस लग रहे हों, किसी बॉडी पर 3 कोई ऐसे फोर्सेस लग रहे हों जिनको मैं ट्रायंगल की साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर पाऊँ। मैं जो कह रहा हूँ वो बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है, अर्थात ध्यान दे लेना। अगर कभी किसी बॉडी पर 3 ऐसे फोर्सेस काम कर रहे हों कि उनसे मैं क्या बना सकूँ अर्पित? एक ट्रायंगल। इफ 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट दे कैन रिप्रेजेंट अ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर पाएँ। जैसे यहाँ हमारे पास में एक बॉडी पर ऐसे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ये देखो कि इनसे क्या बन पा रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। जैसे ये एक फोर्स है Q, तो इस साइड की लेंथ कितनी है? Q है। ये वाला फोर्स कितना है? R। तो इस साइड की लेंथ कितनी है? और इस वाले की साइड की लेंथ कितनी है? अगर ये मिलकर क्या बना पा रहे हैं? एक ट्रायंगल बना पा रहे हैं। अगर ये मिलकर एक क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल। तो फिर बॉडी काय में रहेगी? If 3 forces are acting on a body such that they can represent sides of a triangle, sides of a triangle, तो फिर वो बॉडी काय में रहेगी? ये जितना सरल तुम समझ रहे हो इसको समझना, उतना सरल है नहीं इसको समझना। जब मैंने ये सुना तो मुझे 4 बार दिमाग लगाना पड़ रहा है कि यार ऐसे कैसे लग रहे हैं कि उनसे एक ट्रायंगल की साइड्स बनेंगी, ऐसे कैसे लग रहे हैं कि उनसे एक ट्रायंगल की साइड बनेगी, ऐसे कैसे लग रहे हैं कि उनसे एक ट्रायंगल की साइड बनेगी। तो मेरे कहने का मतलब समझना, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझना। जैसे एक बॉडी पर ये फोर्स लग रहा है P, ये लग रहा है कौन सा? Q लगा, और ये कौन सा लग रहा है? R लग रहा है। तो आपको क्या करना है? इस P के पैरेलल, आपने P के पैरेलल साइड ली जिसकी लेंथ एग्जैक्टली P के बराबर ही हो। मान लो ये 40 न्यूटन था तो ये 40 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई। फिर Q के पैरेलल आपने ली तो Q की लेंथ अगर मान लो 30 थी तो इसकी वैल्यू भी 30 होना चाहिए। इसकी वैल्यू मान लो 50 है तो इसकी वैल्यू भी कितना होना चाहिए? 50 ही होना चाहिए। एग्जैक्टली। कभी कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाए कि जैसे ये आई हमारे पास में, ये आई हमारे पास में, भाई ये हमने लेंथ इसकी कितनी ले ली? P ले ली। इसकी लेंथ कितनी ले ली हमने? Q ले ली। और इसकी लेंथ कितनी ली? R। तो R कैसा लेना है? इसके पैरेलल ही लेना है। अब मान लो R यहीं आगे ख़त्म हो गया, यहीं आगे ख़त्म हो गया। ये 50 सेंटीमीटर था, 50 सेंटीमीटर यहीं आगे ख़त्म हो गया। तो क्या ये ट्रायंगल बना रहे हैं? तो फिर अब अगर ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, यहाँ कायम है बॉडी। अगर ऐसा हो रहा है तो बॉडी कायम है इक्विलिब्रियम में, बोलो। और यहाँ इक्विलिब्रियम में नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि मान लो जैसे ये P था, ये Q था, और R जब लेने गया तो R ऐसा निकल गया, आगे निकल गया। तो क्या ट्रायंगल बन पाया? नहीं बन पाया। बन पाया क्या? नहीं बन पाया। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। बॉडी इक्विलिब्रियम में तब रहेगी व्हेन 3 फोर्सेस, भाई एक तरीका तो ये है तुम्हारे पास में, ये ऐसा कुछ ये कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर बॉडी काय में है? इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पर जो 3 फोर्सेस लग रहे होंगे उन तीनों से प्रत्युष में क्या बना सकता हूँ कार्तिकेय? ट्रायंगल बना सकता हूँ। उनसे मैं क्या बना सकता हूँ? If 3 forces are acting on a body such that, वो तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और आपको एग्जैक्टली P के पैरेलल ही इसको लेना है। Q के
पैरेलल ही इसको लेना है, आर के पैरेलल ही इसको लेना है। बोलो ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एंगल पे, जैसे क्यू ऐसा है तो ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट करो, बिल्कुल इसके पैरेलल होना चाहिए। आर ऐसा है तो बिल्कुल इसके पैरेलल होना चाहिए। आर ऐसा था और तुमने आर ऐसा बना दिया तो फिर उसके पैरेलल नहीं होगा वो। ठीक है। तो इसको दूसरी भाषा में क्या समझ सकते हैं कि अगर कभी किसी बॉडी पर तीन फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं कि उनसे मैं क्या बना सकता हूँ, ट्रायंगल की, क्या बना सकता हूँ, ट्रायंगल की, तो फिर वो क्या बन रहे होंगे, तो बॉडी काय में रहेगी। इन अदर वर्ड्स if three forces are acting on a body, in other words, if three forces are acting on a body such that those forces represent sides of a triangle. If three forces are acting on a body such that those forces represent sides of a triangle. If three forces are acting on a body such that they represent sides of a triangle, then body will remain in equilibrium. If three forces are acting on a body such that they represent sides of a triangle, then body will remain in equilibrium. Body काय में रहेगी, then body will remain in equilibrium. ये कर लीजिए। ये समझ में आ भैया। अगर ये ट्रायंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो फिर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। और जब अभी अपन ये इस पर सम्स करेंगे तो लैमिस थ्योरम पर जब हम सम्स करेंगे तो हमें एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। लिसन, हमें एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा। ये लिख लीजिएगा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है। इस आइडेंटिटी की ज़रूरत हमें बार बार पढ़नी है। ठीक, चलो अभी मैं एक सवाल तुम्हें करके बताता हूं, फिर उसके आगे तुम करोगे। ध्यान दीजिए प्लीज़, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अटेंशन पे कीजिएगा, नया कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलने वाला है। यहाँ तुम्हारे पास ये एक मास है 10 kg का। कितने kg का मास है, 10 kg का मास आपको गिवन है। और इधर का एंगल आपको गिवन है 37 डिग्री, और इधर का एंगल कितने डिग्री गिवन है, 53 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री है, 53 डिग्री है। प्रश्न लिख लेना, कैलकुलेट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। Calculate tension in both the strings. Tension in both the strings. डायग्राम बनाइए। डन। सुनो भैया, दोनों धागों में टेंशन बताना है। अब ये टेंशन क्या बला है, ये हमारे लिए एक नई टेंशन है ना। व्हाट वी मीन बाय टेंशन, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। हम लोग अभी मैकेनिक्स की जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, और ये जो बात टेंशन वाली है, ये सैकड़ों प्रॉब्लम्स तुमको करने वाले हैं। कितनी, सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम यू विल गो, जिसमें आपको टेंशन 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 वर्ड मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान दो, ये कोई भी धागा है, स्ट्रिंग। क्या है ये, स्ट्रिंग। किसी भी धागे में लगने वाले फोर्स को, किसी भी धागे में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं हम,
आर्यन सिंह ध्यान दे लो यहाँ पर। धागे में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन, और टेंशन की डायरेक्शन हमेशा मास से अवे होती है। कैसी होती है? मास से हमेशा अवे। जैसे यहाँ पर तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन जो होगा वो हमेशा मास से क्या होगा? धागे में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन, और डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या होती है? हमेशा मास से अवे होती है। जैसे ये मास लगा हुआ है यहाँ पर, 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 ठीक है, जैसे ये मास लगा हुआ है यहाँ पर, कोई ब्लॉक लगा हुआ है इस तरह का ना, यहाँ पे कोई ब्लॉक लगा हुआ है, 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 तो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? मास से अवे होती है, अपोजिट होती है। टेंशन को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम मास, वी रिप्रेजेंटेड बाय टी। डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम मास, वी रिप्रेजेंटेड बाय। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा मास से अवे होती है। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा मास से क्या होती है? अवे होती है, हमेशा मास से अवे होगी। धागे में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोला करते हैं? और टेंशन की डायरेक्शन हमेशा मास से क्या होती है? अवे होती है। समझ में आई बात? करिए, इसको लिखिए। फोर्स एक्सर्टेड इन स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है उसको हम बोलते होते हैं टेंशन, और टेंशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? मास से अवे होती है। जैसे अब यहाँ दो धागे हैं, एक ये धागा है और एक ये धागा है, तो इन दोनों धागों में क्या निकालना है मुझे? टेंशन। तो यहाँ एक टेंशन ये T1 और एक टेंशन ये T2। मुझे T1 और T2 इन दोनों की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। मुझे T1 और T2 इन दोनों की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम टेंशन निकालें दोनों धागों में। टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? मास से अवे, मास से अवे। चलो सुनो, लिसन। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा मास से अवे होती है। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। यहां हमने मास कितने केजी का लिया है? इधर कितना एंगल है? 37। इधर कितना है? 53। ठीक है, ये अपने को गिवन है। इसमें मैंने टेंशन T1 और इसमें टेंशन T2 मुझे निकालना है। गौर करिए, अब यहाँ पर कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, ज़रा हम उन फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। ये रहा, यहाँ पर इधर है T1, इधर है T2, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? तो 180 में से ये दोनों घटा दो आप। 180 में से आप 37 भी घटा दो और 53 भी घटा दो, कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो ये एंगल 90 का हो गया। बोलो हुआ कि नहीं? अच्छा, अभी ये एंगल कितने का होगा आपको मालूम हो तो ये एंगल कितना होगा? ज़रा दिमाग लगाइए। इसको मैं अगर ऐसे एक्सटेंड करूं तो ये नीचे का एंगल कितना डिग्री का है? 90 है, और ये एंगल है 53। तो पूरा एंगल कितने का हो जाएगा? ये 90 + 53। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसको 143 भी बोल सकता हूँ। क्या करा मैंने? कुछ समझ में आया? कैसे? ये एंगल कितने का है? क्यों 53? ये 53 है ना, तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम से ये भी 53 होगा कि नहीं होगा? और वो 90 है, तो ये हो गया। ऐसे ये वाला एंगल कितने का होगा? इधर का ये कितने का? इसको ऐसा लेके जाऊं तो ये कितने डिग्री का था? ये 37 था, और ये नीचे का 90 था। तो यहाँ का एंगल पूरा कितना बन जाएगा? 90 + बोलो होगा या नहीं? बोलो, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया?
और तुम्हारे को एक और बात पता होगी कि जैसे कोई m मास की बॉडी है, कोई m मास की बॉडी है, तो उस पर ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। और कितना फोर्स लगाती है ग्रेविटी पता है आपको? ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है वो फोर्स लगता है m इंटू जी। जी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन होता है। कि कोई भी m मास की बॉडी है, कितने मास की बॉडी है? तो m मास की बॉडी पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है? mg। अरे m मास की बॉडी पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है? mg लगाती है। तो यहाँ कितना लग जाएगा? 10 kg की मास है और ये g इस पर, ये तो कितना वेट इसी को बोलते होते हैं वेट, उसका बोलते होते हैं। ठीक है, तो अब अगर इस पॉइंट पर देखा जाए तो इस पॉइंट पर अगर गौर करो तुम, तो इस पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे हैं, इधर T1 इधर T2 और नीचे कितना लग रहा है? ये 10g फोर्स इस पर नीचे लग रहा है। ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन हम लोग हमारी कंफर्ट के लिए इसको कितना लेके चला करते हैं? 10। ऐसा स्मॉल g की वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, बट फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस वी यूज टू कंसिडर इज 10। तो अब यहाँ P अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू क्या? Q ये जैसे कि यह T1 है, तो T1 अपॉन कितना? साइन, इससे 90 प्लस 53 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू T2 अपॉन क्या? 90 अपॉन प्लस क्या? अरे बोलो। तो P अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू T1 अपॉन दिस इज इक्वल टू T2। ये T2 है, इसके अपोजिट कितना? भाई आपको जो फोर्स देते हो उसके अपोजिट वाला एंगल लेते होते हो। आप देखो फोर्स के अपोजिट, जैसे P लिया तो P के अपोजिट वाला एंगल अल्फा लिया, Q के अपोजिट वाला साइन बीटा लिया, R के अपोजिट गामा लिया। बोलो ऐसे ही करते हो ना? जो फोर्स दिया उसके अपोजिट वाले एंगल का साइन, P के अपोजिट साइन अल्फा, Q के अपोजिट साइन बीटा, R के अपोजिट साइन गामा। कहो सुनाई नहीं दिया मुझको? तो यहाँ क्या होगा? ये 10g है, 10g के अपोजिट 90 था, T1 के अपोजिट ये है और T2 के अपोजिट ये है। अरे बोलो, ठीक करिए। अगर कोई फोर्स 0 है तो मतलब फिर वो फोर्स है ही कहाँ? 3 फोर्सेस चाहिए। ट्रायंगल की कोई साइड 0 नहीं हो सकती, ये समझो दूसरी भाषा में। भाई फोर्सेस ट्रायंगल के साइड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। कुछ समझ में आया मैंने ये क्या करा? भाई ये वाला फोर्स होगा mg, इसके अपोजिट एंगल 90 था, T1 के अपोजिट 143 था और T2 के अपोजिट ये। कहो ठीक है। चलो अब ये 10 कैसे आया? समझ में आया? क्योंकि ये 10 है और g की वैल्यू ऐसा 9.8 होती है, पर इसको मैं कितना लिख देता हूँ? 10। तो ये 100 न्यूटन हो गया था। हुआ था या नहीं? है ना? अब जो तुम्हारे पास इक्वेशन बनकर आई है उस इक्वेशन को देखो। 100 अपॉन साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। और वो T1 के अपोजिट, T1 के बटे में क्या है? साइन 90 प्लस 53 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 प्लस वो, तो इसको कॉस 37 लिख सकता हूँ। अरे बोलो, इससे T1 की वैल्यू कितनी होगी? 100। इन दोनों को इक्वल करो। ये करा मैंने। अभी इन दोनों को इक्वल करो। जब इन दोनों को इक्वल करोगे तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी? 100 और cos 53 डिग्री कितना होगा? चलो ये 100 इंटू cos 53 डिग्री, और cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी? 4/5 नहीं 3/5। सॉल्विंग दिस विल गिव यू कितना? 60 न्यूटन। बोलो। और एक बार फिर क्या करोगे? इन दोनों को इक्वल करो। तो ये 100 नहीं, T2 इज इक्वल टू कितना? 100 इंटू कितना? cos 37। और cos 37 की वैल्यू कितनी? 80 न्यूटन।
बोलो, ठीक, करिए। यहाँ पे क्या करना है, देखो, हो गया। डन। अब इसी प्रश्न को हल करने का मैं दूसरा अप्रोच तुमको और बता रहा हूं, सुनना। ये तो अभी अपन ने किया किससे, लैमीज थ्योरम से। हमने किससे किया इसको, रैदर हमने यहाँ पर दूसरा तरीका, ये 10 kg का मास है, टेंशन पूछा है। इस वाले धागे में मैंने टेंशन T1 सपोज किया, इस वाले धागे में टेंशन T2 सपोज किया, जो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है। अभी अगर बॉडी काय में है, इक्विलिब्रियम में है, तो लगने वाला नेट फोर्स कितना है उस पर, 0 है। तब आप एक काम करिए, इसको रिजॉल्व कीजिए। जैसे T2, इधर कितना फोर्स रहेगा, यहाँ तो अपने को मालूम है 10G रहेगा, कितना आया ये। अब इसको रिजॉल्व करो, तो रिजॉल्व करोगे तो ये T2 था, ये कितना डिग्री का एंगल है, तो T2 को इधर रिजॉल्व करोगे तो इधर कितना आएगा, T2 cos 53 डिग्री, कितना आएगा ये भैया, T2 है तो T2 का ये कंपोनेंट T2 cos 53 आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर वो एंगल 53 है तो ये एंगल भी कितने का होगा। तो T2 को रिजॉल्व करो, T2 cos 53 डिग्री आया, सुनाई नहीं दिया मुझको, ठीक है। और ये T2 cos 53 डिग्री आया, और ये कितना आया, जिसके साथ में एंगल बनता है उसको लिखते हो cos, जिसके साथ में नहीं बनता उसको क्या लिखते हो, साइन। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बोलो, ये हो गया। अभी आप T1 को रिजॉल्व करो, तो T1 को रिजॉल्व करोगे तो T1 है, तो T1 का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, T1 cos 37 डिग्री, और ये कितना, बोलो, समझ में आया या नहीं आया, रिजॉल्व कर लिया। जिसके साथ में एंगल बनता है उसे लिखते हो cos, जिसके साथ में नहीं बनता उसको क्या लिखते हो, जिसके साथ में एंगल बना उसे cos लिखा, जिसके साथ में नहीं बना उसे साइन लिखा। अब तुम एक काम करो, ये सब कर लिया, अब तुम समेशन एफ निकालो। तो समेशन एफ क्या होगा, इसको देखो, तो ये कितना है, T2 cos 53, और cos 53 की वैल्यू कितनी, बोलो, और फिर वो वाला उसको लिखो माइनस cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी, भाई ये वाला कुछ ऐसा आएगा, आएगा, वो वाला कुछ ऐसा आएगा, आएगा, और ये वाला पूरी तरह से y के लॉन्ग लग रहा है, इसलिए इसका x कंपोनेंट कितना, ये पूरी तरह से y के लॉन्ग लग रहा है, इसलिए इसका x कंपोनेंट कितना, 0। बोलो, होगा। अब यहाँ पर ये आया तुम्हारे पास, और चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसलिए लगने वाला नेट फोर्स कितना, सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम सो नेट फोर्स दिस इज नथिंग बट 0। ठीक है। ये दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है जो उधर चला जाएगा, तो कितना आएगा, ये 3T2 इज इक्वल टू कितना, 4T1। इसे कौन सी इक्वेशन नाम दिया, फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया। अरे बोलो, इसे मैंने कौन सी इक्वेशन नाम दे दिया, फर्स्ट। अभी सेकंड इक्वेशन देखो, तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, सेकंड इक्वेशन में क्या है भैया, ये पहली इक्वेशन बन गई। अभी तुम निकालो समेशन एफ वाई, तो समेशन एफ वाई क्या होगा, इसका कंपोनेंट कितना है ऊपर, T1 साइन 37, और साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, प्लस T2 साइन 53, साइन 53 की वैल्यू 4/5। भाई ये वाला ये वाला ये, और ये नीचे कितना, -100, ये 100 है ना, नहीं आ समझ में,
भाई जैसे इसका एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट और इसका एक्स कंपोनेंट, वो लिखे वहाँ पर। वाई कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट, और कहो, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा अभी, और चूंकि बॉडी काय में है, इक्विलिब्रियम में, इसलिए नेट फोर्स कितना, 0। अब इसको सॉल्व करो, ये 5 LCM आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3T1 + 4T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500। बोलो हो जाएगा। और वहाँ से T2 की वैल्यू निकालो, T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4T1 अपॉन क्या, इसको सॉल्व करो, 3 3 9 और 16, 25T1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 500। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो T1 की वैल्यू कितनी, 1500/25 यानी कितनी, 60 न्यूटन। T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 न्यूटन। अब T1 की जो वैल्यू आई है उसे तुम कहाँ रखोगे, T1 की वैल्यू तुम वहाँ रख दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। बोलो आएगा, करिए। समझे, ये T1 की वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू को प्लेस कर दोगे तो T2 आ जाएगा। हाँ करती क्या, बोलो। ये 4 है और T2 को क्या लिख सकते हो तुम यहाँ से, आई हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ T2 दैट आई प्लेस देयर इन टर्म्स ऑफ T1। ठीक है, ये दोनों मेथड्स हैं। तो तुम लैमिस थ्योरम से भी जा सकते हो, रिजोल्यूशन वाले से भी जा सकते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है तुम्हें किससे जाना है, किससे पसंद करोगे, लैमिस थ्योरम से। लैमिस थ्योरम से जाओगे ठीक बात है, लेकिन लैमिस थ्योरम की एक लिमिटेशन है कि 3 ही फोर्स होना चाहिए। और इसकी खासियत क्या है कि अगर जितने मर्जी फोर्सेस हो, रिजॉल्व करो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और रिजॉल्व अलॉन्ग, अच्छी मेथड है, मैं बोल नहीं रहा, तुम्हारे को मना नहीं कर रहा, बट उसकी लिमिटेशन है कि 3 ही फोर्स होना, या 4 भी हो 50 भी हो, तो उनको रिजॉल्व करो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसको 0 करो अलॉन्ग वाई एक्सिस, उसको 0 करो, आंसर आ जाएगा। बोलो, कर लिया। ये 5 kg का मास है, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री और ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, मतलब आपको क्या करना है, इन ही दोनों धागों में क्या निकालना है, टेंशन। करिए, डिटरमिन टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। आपको दोनों धागों में क्या बताना है, टेंशन। इधर T1 मान लिया, इधर कितना मान लिया, T2। चलो बताओ, ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, बहुत बढ़िया। ये वाला एंगल 135 होगा, क्यों, क्योंकि ये 45 है, ये 90 है, ये 90 है, तो बाकी 135 बचा। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सिस्टम कितना होता है, 360, तो ये 135। अच्छा, ये वाला एंगल कितना, पूरा एंगल 360 का होगा, 360 में से ये और ये माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 135। या यूँ समझो कि ये 45 है तो ये 45 होगा और ये 90, 135 हुआ या नहीं। अब यहाँ अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो क्या पा रहा हूँ, 3 फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3। ये कितना फोर्स है, 5G, 50 न्यूटन। अरे बोलो, ये 50 न्यूटन है। हाँ जी, इधर कितना, T1, ये T2। ये एंगल 135 का आया था, ये एंगल 90 का आया था, और ये एंगल फिर से कितने का,
तो क्या होगा 50 अपॉन कितना, अरे बोलो, T1 के अपॉन में कितना और T2 के अपॉन में कितना, कहो सही हूँ मैं। और साइन 135 को, साइन 135 को मैं साइन 90 + 45 लिख सकता हूँ। कितना हो जाएगा ये cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी, तो ये 50 होल अपॉन 1/√2 इज इक्वल्स टू कितना, बोलो, और T2 अपॉन, अब अगर तुम इन दोनों को इक्वल करोगे तो T2 की वैल्यू तो सीधा सीधा तुम्हारे पास कितनी आ गई, 50 आ गई, आई कि नहीं आई, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल। और T1 की वैल्यू कितनी, T1 की वैल्यू कितनी, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना 50√2 न्यूटन। बोलो, ये हमने काहे से किया, लैमिस थ्योरम से। रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं, किया, करो जिसने नहीं कराओ, कर चुके। अदरवाइज दूसरी मेथड कौन सी है हमारे पास, रिजॉल्व करने वाली। तो रिजॉल्व करने वाली मेथड देखें हम, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है। जी, ये T1, ये T1 था, ये T2 था, और इधर कितना था फोर्स 5G, G की वैल्यू ये, बोलो ठीक है। अरे कहो, अब इसको रिजॉल्व करूँ मैं, तो T1 को इधर रिजॉल्व करूँगा तो T1 का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का है, तो ये T1 cos 45 आया, बोलो आया कि नहीं। और ये कितना आया, T1 sin 45, हाँ जी, am I करेक्ट। अब अपन निकालते हैं समेशन fx। तो समेशन fx क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा x एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए T2, इसका इधर रिजॉल्व किया तो T1 cos 45, और ये पूरी तरह से y के लॉन्ग है इसलिए इसका x कंपोनेंट 0, और चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में इसलिए नेट फोर्स कितना, बोलो ठीक है। तो ये समेशन fx आ गया, इससे कितना आया, ये T2 माइनस T1 को उधर ले जाओगे प्लस, और cos 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T1/√45। कहो ना यार, ये T2 की वैल्यू आ गई। चलो अभी तुम करो y एक्सिस के लॉन्ग निकालो, तो समेशन fy कितना होगा, ये पूरी तरह से x के लॉन्ग लगा इसलिए y कंपोनेंट इसका 0, हाँ जी, और इसको इधर रिजॉल्व किया था तो T1 sin 45, और ये पूरी तरह से इधर है, इसको सॉल्व करा तो T1 sin 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू 50, तो T1 की वैल्यू कितनी 50√2 न्यूटन। ये T1 की वैल्यू आ गई, सुनाई नहीं दिया मुझको। अब इस T1 की वैल्यू को तुम यहाँ प्लेस कर दोगे तो T2 कितना आएगा, ये है 50√2 और अपॉन √2, सॉल्विंग विल गेट मी हाउ मच 50 न्यूटन। बोलो, यहाँ इसका सिग्निफिकेंस समझना। और एक और बताता हूँ तुमको इसका, भाई लैमिस थ्योरम का सिग्निफिकेंस क्या देखा हमने, कि अगर तुम बॉडी पे लगने वाले तीनों फोर्सेस को, एक ट्रायंगल की साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर पाते हो तो फिर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अन्यथा वो बॉडी इक्विलिब्रियम में। और ऐसा कब पॉसिबल होगा,
ऐसा ऐसे पॉसिबल होगा बेटा, ज़रा इसको एक और दूसरी तरह समझें हम। इसको कुछ इस तरह समझें कि P और Q का जो रिजल्टेंट आएगा, अगर P और Q का रिजल्टेंट एग्जैक्टली R के बराबर हो जाए और R के क्या हो, बिल्कुल अपोजिट, P और Q का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में होगा, और अगर वो एग्जैक्टली R के बराबर हो और बिल्कुल उसके अपोजिट हो, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर तुम एक बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाओ तो उनका नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो इसको इस तरह समझो कि P और Q का रिजल्टेंट एग्जैक्टली R हो और वो R के क्या हो, बिल्कुल अपोजिट हो। इसी तरीके से R और Q का रिजल्टेंट, R और Q का रिजल्टेंट P हो और वो P के एग्जैक्टली अपोजिट हो, तो ये कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसी तरीके से P और R का रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, P और R का रिजल्टेंट अगर किसके बराबर हो और वो Q के क्या हो, एग्जैक्टली अपोजिट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि जितना भी फोर्सेस हो उनमें से एक फोर्स को छोड़ दो, बाकी उन सबका रिजल्टेंट उस बचे हुए फोर्स के बराबर हो तो और उसके अपोजिट हो, तो आपस में कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे। भाई इस बॉडी पर अगर मैं 50 न्यूटन इधर से लगाऊं, 50 न्यूटन इधर से लगाऊं, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। 50 इधर से लगाया, 50 इधर से लगाया, तो नेट कितना होगा सुमित, 0 होगा। सीधी बात है सर, बोलो, वो होना है यहाँ पर। भाई इधर से 50 लगाया, इधर से 50, तो नेट 0 हो जाएगा। तो उसका मतलब यही है कि P और Q का रिजल्टेंट, P और Q का रिजल्टेंट किसके बराबर हो और बिल्कुल उसके क्या हो। ठीक इसी तरह से R और P का रिजल्टेंट Q और उसके क्या हो, बिल्कुल ऐसे ही R और Q का रिजल्टेंट क्या हो और वो उसके क्या हो, बिल्कुल, तो नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। ठीक है, लिख लो इसको यहाँ पर जो है, वापस से एक बार डायग्राम बना के लिख सकते हो। कर लिया, कर चुके। जैसे अभी अपन ने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी, तुमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी अभी, जैसे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी तुमने, ये वाली लो, चलो अभी तुम इसमें उदाहरण के तौर पर देखो। अपन एक काम करें, हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो जरा, T2 की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी आई, 50 आई, और इसकी वैल्यू कितनी है। तो यदि तुम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, किन दोनों का, इन दोनों का, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा। अगर दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, √P² + Q²। कितना आ रहा है वो, 50√2 न्यूटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 50√2 आ रहा है, और ये भी कितना था, और ये चूंकि दोनों बराबर हैं इसलिए रिजल्टेंट दोनों के ठीक बीच में आएगा। देखो आप, जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को कि तुम्हारे को तुम्हारा इंट्यूशन लेवल डेवलप करना है, तुम्हें तुम्हारा एप्टीट्यूड लेवल डेवलप करना, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। हम ये नहीं समझे कि हमारी जो टारगेट एग्जाम है JEE हो, नीट हो, NDE हो, ये ऐसी एग्ज़ाम है जो केवल फार्मूलों से काम हो जाएगा। हमको हमारा सोच का दायरा बढ़ाना है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हारे को, उसका सिग्निफिकेंस समझो। एक 11th क्लास का स्टूडेंट, 12th क्लास का स्टूडेंट जानता है ये अच्छा ऐसा होता है। हम अगर उस लेवल पर जाना चाहते तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। यही है एक IITian और एक नॉर्मल इंजीनियर में डिफरेंस, समझ रहे हो, यही एक डिफरेंस है। वरना प्रैक्टिकली तो अगर एक कंपाउंडर जो होता है, जो नर्स जो होती है ना, उसको डॉक्टर से ज़्यादा आता है, वो ज़्यादा अच्छे से सुई ठोक लेती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर बनने के बाद में जब नर्स को ज़्यादा नॉलेज आता है तो इतने बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वो डॉक्टर्स को लाखों रुपए का पैकेज देके क्यों बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं मुझे बताओ। बहुत सुनहरा भविष्य है डॉक्टर्स का अभी, क्योंकि बहुत सारे कारपोरेट हाउसेस आ रहे हैं। जैसे इंदौर में भी शुरू हुआ वो अनिल अंबानी ने हॉस्पिटल शुरू किया है,
कोकिलाबेन, बॉम्बे हॉस्पिटल एक इंदौर में अलग से ही जब जब बन रहा था बहुत पहले, तब हम सुना करते थे कि भैया वो ऐसा हॉस्पिटल बनाए उस पर हेलीकॉप्टर आके उतरा करेगा, उस पर हेलीपैड बना हुआ उसकी छत पर, कि जैसे कोई क्रिटिकल केस है और इंदौर के किसी डॉक्टर से हैंडल नहीं हो रहा तो फिर बॉम्बे से डॉक्टर आएगा, नागपुर से डॉक्टर आएगा, तो हेलीकॉप्टर में आएगा, इलाज करेगा। तो अब आप सोचो वहाँ से यहाँ तक के आने के वो लाख रुपये तो उसका किराया लग जाएगा। वो डॉक्टर भी ऐसे ही होगा जो लाख रुपये ले लेगा कम से कम। एक कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो एक दिन का 3-4 लाख रुपए तो छाप ही देता है। वो 4 उसने क्या करे, एंजियोप्लास्टी करी, 4 एंजियोप्लास्टी करी तो 2 लाख रुपए तो हो ही गया उसके। और क्या देर लगती है एंजियोप्लास्टी में आजकल, देर लगती है क्या, फटाक से, मतलब 8 घंटे में तो कम से कम नहीं करते हुए कम से कम 10 एंजियोप्लास्टी मार देगा वो। अरे अभी अपन ने मैंने तुमको बताया था कि वो भी वो गुजरात के एक डॉक्टर का सुना था कि वो 16,000 हार्ट के ऑपरेशन कर चुका, उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी एज कितनी थी अभी, 41-42 के आसपास। तो 41, अब वो सोचो तुम 20 साल की एज में तो वो मेडिकल कॉलेज में गया, 25 साल में उसका MBBS हुआ, उसके बाद उसने PG करी, MD किया, MS किया, 30 साल तो कम से कम लगे होंगे, वो भी जब कॉन्टिन्यूसली बीच में कोई ड्रॉप नहीं लेना पड़ा हो। अब 30 साल से 41 साल की एज में आने पर उसने 16,000 ऑपरेशन कर दिए, मतलब 10 साल में 3,000 दिन होते हैं, 3,600 दिन होते हैं 10 साल में, जरा कैलकुलेट करो। तो एक दिन में वो कितने ऑपरेशन करा था, 5 ऑपरेशन, और हर दिन दिवाली के दिन भी, दशहरे के दिन भी, न्यू ईयर के दिन भी। सोचो जरा तुम, बीच में कुछ तो शायद उसने गैप करा होगा। तुम्हें मालूम है एक बहुत बड़े वो है अपने हिंदू नेता है अपने प्रवीण तोगड़िया, जानते हो, नाम सुना प्रवीण तोगड़िया का? प्रवीण तोगड़िया बहुत मतलब जाने माने हिंदूवादी नेता है वो। मैं बहुत सुना करता था उनको, जब ये मोदी का टाइम भी नहीं था, उससे पहले की बात है। विश्व हिंदू परिषद में रहे वो, और बहुत अच्छा बोलते, बहुत ही अच्छा बोलते वो। ही इज़ वेरी पॉपुलर कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ US। उस टाइम पर सुनते थे, उस टाइम पर सन 2002 से पहले, 2002 में मोदी आया था, उस समय सुनते थे हम, एक दिन के 25 लाख रुपए कमाता है बोले वो, कितने, और वो सब छोड़ छाड़ के गाय में आ गया, वो हिंदू धर्म के काम करने में लग गया वो। उस टाइम पर, उस जमाने के 25 लाख रुपए आज के 2.5 करोड़ रुपए के बराबर है, एक दिन के। ओबामा जब वो था प्रेसिडेंट था US का, तो उसके जो टॉप 10 डॉक्टर्स थे, उसकी जो मतलब उनकी जो मेडिकल कंसल्टेंसी वाले जो लोग रहते ना, उसके 10 लोगों में 9 लोग इंडियन डॉक्टर थे। कितने? 9 लोग 10 में से। पैसा डॉक्टर्स को के पास में मतलब क्यों दे रहे हैं डॉक्टर्स को, जब नर्स को ज़्यादा अच्छे से काम आता है, तो कंपाउंडर को ज़्यादा अच्छे से काम आता है, तो क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई करी भैया, उनके पास में नॉलेज बहुत सारा है। जब कुछ क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी तब उस समय क्या करना है क्या नहीं करना, वो कौन सजेस्ट करेगा? डॉक्टर करेगा। तो डॉक्टर बनना अपने को यहाँ पर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो मैं जो तुमको बता रहा हूँ कि ऐसा भी होना, तो वो समझो कि अपन देखो, चलो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, कितना आया? इसके बराबर आया कि नहीं आया? ऐसे चलो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के देखो, T1 और T2 का रिजल्टेंट निकालो, खुद से निकालो जरा जल्दी से, फास्ट। T1 और T2 का रिजल्टेंट निकाल के देखो कितना आ रहा है। तुमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, इन दोनों का निकाल कर देखा, इन दोनों का या ऊपर वाले दोनों का? चलो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूँ। तो एक T1 है और दूसरा 50 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? √T1 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद T1 मल्टीप्लाइड विद 50 इंटू cos 135। क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया कि नहीं आया समझ में? भाई इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला मैंने, √(() प्लस दिस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ PQ cos थीटा, और cos 135 की वैल्यू होती है -1/√2। कितनी होती है? अच्छा, अभी T1 कितना था तुम्हारे पास? 50√2 है, 50√2, 50√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 2500 इंटू 2 प्लस ये कितना होगा? 2500 प्लस 2, 50√2, फिर ये 50 और 135 पे ये कितना हो जाएगा? बोलो हो जाएगा? अभी सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है ये।
इन दोनों का रिजल्टेंट इस T2 के बराबर आना चाहिए ना 50 के बराबर आना चाहिए। चेक करो आप देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये √2 से √2 क्या हो जाएगा, और ये माइनस का हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो अगली स्टेप में क्या करोगे तुम, अगली स्टेप में ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, नहीं इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर √2500, और √2500 की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी। कहो कुछ समझ में आया। ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो तो वो इसके बराबर आएगा। नहीं आया समझ में। तो जरा समझो लैमिस थ्योरम जो है वो अपन ने इसको वो प्रॉब्लम को जल्दी करने का तरीका है, सिंपल, वरना मैं रिजॉल्व करके भी कर सकता हूँ। और इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो 3 फोर्सेस लग रहे हैं तो बाकी 2 का रिजल्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, तीसरे के। बाकी 2 का रिजल्टेंट अगर तीसरे के बराबर है और वो उसके अपोजिट है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे अगर मान लो 4 फोर्सेस लग रहे होते तब लैमिस थ्योरम नहीं लगती, लेकिन तब रिजॉल्व करने वाली मेथड तो लगती। 5 फोर्सेस भी लग रहे हो तो तब भी लैमिस थ्योरम नहीं लगती, लेकिन रिजॉल्व करने वाली मेथड तो लगती। और 5 फोर्सेस लग रहे हो तो कहते हैं, तो उसका मतलब क्या था कि 4 फोर्सेस का रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, 5वें फोर्स के बराबर आएगा। कोई भी 4 पकड़ लो तो कोई भी 4 का रिजल्टेंट 5वें फोर्स के बराबर आएगा। जैसे मान लो ABCDE लग रहे हैं तो ABCD का रिजल्टेंट E के बराबर होगा। ऐसे ही EDCB का रिजल्टेंट A के बराबर होगा। नहीं आया समझ में। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। 10 फोर्सेस लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम में बॉडी, इसका मतलब क्या, 10 फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या, नो का रिजल्टेंट किसके बराबर है, समझे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का सिग्निफिकेंस समझो कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। अंडरस्टूड, बोलो। हम चीज़ों को भैया देखो, जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना उनको हमें उनका मतलब उनको तर्क संगत रूप से समझना पड़ता है, उनका सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए, उनका मीनिंग समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवाबाजी कर ली अपन ने, खाली फार्मूला से एग्ज़ाम नहीं निकलने वाली है, खाली फार्मूला से एग्ज़ाम नहीं निकलने वाली। चीज़ों का आप जब आप चीज़ों का समझ का दायरा बढ़ाओगे तो वो होगा, रट्टा मारने से काम नहीं होगा। रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत जगह पर रट्टा मारना पड़ेगा, बट केवल रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और मैं बार बार जो कहता हूँ कि मेरी कॉपी में लिखी हुई एक प्रॉब्लम तुम्हारे को होना चाहिए, तो वो होनी चाहिए। अंडरस्टूड। ये प्रॉब्लम जो है लैमिस थ्योरम पर, फॉलोइंग सेट्स आर देयर, किस केस में रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो, तो किस केस में रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। तो रिजल्टेंट जीरो कब नहीं हो सकता, जब 2 का रिजल्टेंट अगर तीसरे के बराबर नहीं है। 3 फोर्सेस लग रहे हैं और रिजल्टेंट जीरो है, तो ये कब पॉसिबल है, जब 2 का रिजल्टेंट किसके बराबर हो, 2 का रिजल्टेंट किसके बराबर हो, सुनाई नहीं दिया मुझको, 2 का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर हो, तभी हो सकता है ये, अन्यथा हो सकता है क्या, नहीं। तो 2 का रिजल्टेंट निकालो आप, इन 2 का रिजल्टेंट जो होगा वो 0 और 20 के बीच होगा, होगा कि नहीं होगा। आप कोई भी 2 चुन सकते हो, ऐसा नहीं कि पहला दूसरा चुनना, कोई भी 2 चुन लो आप। तो पहला दूसरे का रिजल्टेंट 0 और 20 के बीच है, क्या ये उसके बीच ही आ रहा है, तो these 3 कैन मेक द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, इसमें आ सकता है। अभी मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम्हें समझ में आएगा। जैसे अभी यहाँ पर देखो, इधर मैंने पहला दूसरा लिया था, इधर मैं कौन सा लूँ तुम बताओ, जो 2 बोलो। पहला तीसरा लेता हूँ, चलो। पहले तीसरे का रिजल्टेंट किसके बीच होगा, 20 - 10, 10 और 30 के बीच होगा, होगा कि नहीं होगा। पहले और तीसरे का रिजल्टेंट किसके बीच होगा, 10 और 30 के, P - Q से P + Q के बीच होता है कि नहीं होता है। तो आप मुझे बताओ 10 और 30 के बीच में आ रहा है ये, तो यहाँ हो सकता है। चलो यहाँ बोलो, अब अगले में बोलो तुम मुझे, जो तुम बोलो वो कर लूँगा। दूसरा तीसरा लूँ, चलो दूसरा तीसरा। इन दोनों का क्या होगा, 3 और 43 के बीच होगा, 3 और 43 के बीच होगा, बोलो होगा कि नहीं। आ रहा है उस बीच में, 3 और 43 के बीच आ रहा है, ये आ रहा है। आप इधर देखो, बोलो कौन सा लूँ,
पहला तीसरा, इन दोनों का क्या होगा? 30 और 50 के बीच होगा। क्या ये उस बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो किस में पूछ रहे हैं? कैन नॉट बी। आपसे क्या पूछ रहे हैं? किस में जीरो नहीं हो सकता? तो किस में जीरो नहीं हो सकता? इसमें। और कोई भी दो ले सकते हो, आपने पहला दूसरा ले लो, आप चाहो दूसरा तीसरा लो। दूसरा तीसरे का मिनिमम आएगा 0 और मैक्सिमम आएगा 20। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 20 उसी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हो या नहीं? यहाँ तुम पकड़ लो, चलो मैं बोलो इसमें दूसरा तीसरा दिया था, चलो पहला दूसरा लेते हैं। चलो पहला दूसरा क्या आएगा? मिनिमम कितना आएगा और मैक्सिमम कितना आएगा? उसके बीच में ये आ रहा है कि नहीं? अगर एक बार में आया तो बाकी 2 बार में भी आएगा, और एक बार में नहीं आया तो भाई सीधी सीधी बात है, अगर एक बार में नहीं आया तो बाकी में भी नहीं आने वाला, और एक बार में आया तो बाकी 2 में भी आएगा। ठीक है। इक्विलिब्रियम में कब होगा? कब होगा भाई? जब 2 का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर हो। अब तुम्हें मालूम है कि इन 2 का रिजल्टेंट जो होगा वो 30 और 50 के बीच होगा। इन 2 का रिजल्टेंट 30 और 50 के बीच होगा, और ये उसमें आ ही नहीं रहा, तो कभी उसके बराबर। समझ रहे हो मेरी बात को? कर लिया? 1 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी। तो बॉडी काय में रहेगी? रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब देखो इनसे इक्विलिब्रियम में रहेगी कि नहीं रहेगी? कोई भी 2 फोर्स पकड़ लो, कोई 2 फोर्स पकड़ लो, बोलो कौन सा पकड़ो, जो तुम्हारी मर्जी है। 50 और चलो इन दोनों का मिनिमम आएगा 35 और मैक्सिमम आएगा 65। क्या उसी रेंज में आ रहा है? ये नहीं आ रहा, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है क्या? बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। और बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती मतलब रेस्ट में नहीं रह सकती, और इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से भी नहीं चल सकती। बॉडी इक्विलिब्रियम में भी नहीं रह सकती। बॉडी काय में चलेगी? क्योंकि बॉडी पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, और फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी पर कुछ फोर्स लग रहा है, इसलिए बॉडी पर कुछ एक्सीलरेशन भी लगेगा। बोलो, एक्सीलरेशन लगेगा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर एक्सीलरेशन लग रहा है मतलब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो बॉडी, ठीक है भैया, क्योंकि आप कोई भी 2 पकड़ लो और उन 2 का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो तीसरे के बराबर हो ही नहीं सकता, इसलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकती। बोलो। देखो ये वाला, क्या कहा है तुमसे यहाँ पर भैया कि 3 कॉन्करेंट फोर्स लग रहे हैं। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के और इक्विलिब्रियम में है, तो उनके कौन सा ट्रायंगल बनेगा उससे? अगर उनसे कौन सा ट्रायंगल बनेगा भैया? आप उससे ट्रायंगल बना सकते हो कि नहीं? ऐसा जो फोर्स देखो तो फोर्स फिर ऐसे लगेंगे वो। अगर फोर्सेस के बीच में एंगल पूछा जाए, चूंकि इक्वल हैं, तो एंगल कितना बनेगा? 120, 120, अरे बोलो ना रे, और 120 रहेगा कि नहीं रहेगा भैया? 120 120 120 रहेगा। बोलो। अभी उन्होंने क्या बोला तुमसे? 120 120 120 रहेगा। अब इससे ट्रायंगल कैसा बनेगा? इट विल मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर? और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल तीनों कितने के होंगे? क्योंकि सारी जो फोर्सेस हैं वो कैसे हैं? सेम मैग्नीट्यूड के, है ना भैया? फोर्सेस के बीच में एंगल पूछा जाए तो 120 120 बनेगा, लेकिन अगर तुमसे ट्रायंगल का पूरा पूछा जाए तो एंगल बिटवीन द फोर्सेस ही पूछा है तुमसे ना इनफैक्ट, तो एंगल बिटवीन फोर्सेस कितना होगा और ट्रायंगल कौन सा बनेगा इससे? समझ गए? हम लोग क्या करेंगे, शायद 60 डिग्री इक्विलेटरल बोल देंगे, पर वो ट्रायंगल के साइड्स के बीच में एंगल होगा। उन्होंने पूछा किसके बीच में एंगल? बिटवीन फोर्सेस। तो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना बनेगा? 120 120 120। हाँ बोलो। आल्सो नेम द ट्रायंगल, वो है फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्सेस। तो एंगल बिटवीन फोर्सेस तो 120 आएगा। क्या दिया आंसर? ये दिया है, गलत हो।
ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पर बेस्ड है कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, सुनना मेरी बात। ये एक वेक्टर कौन सा है तुम्हारे पास, और ये कौन सा है, ये बी है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, सुनाई नहीं दिया मुझको। तो तुमसे अगर पूछा जाए कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, अगर बी का ए पर कंपोनेंट पूछा जाए, इसे कंपोनेंट भी बोला जाता है, इसे दूसरी भाषा में एक कंपोनेंट भी बोला जाता है, इसे ही दूसरी भाषा में प्रोजेक्शन भी बोला जाता है। तो क्या होता है सुनना, कंपोनेंट बोल दो या प्रोजेक्शन बोल दो। तो कंपोनेंट या प्रोजेक्शन का मतलब होता है आप इसको इधर रिजॉल्व करो, इस बी को इधर क्या करो, तो बी को इधर रिजॉल्व करोगे तो वो कितना होगा, रिजोल्यूशन जानते हो ना तुम, क्या होगा वो क्या होगा, मॉडुलस बी कॉस थीटा होगा। आप फोर्स को रिजॉल्व करते हो तो एफ कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है वो, तो बी को इधर रिजॉल्व करोगे तो वो क्या होगा, बी कॉस थीटा। और बी कॉस थीटा को अब मैं ए डॉट बी अपॉन मॉड ए लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ए डॉट बी खोलोगे तो क्या आएगा, मॉडुलस है मॉडुलस बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होगा, मॉडुलस है मॉडुलस बी कॉस थीटा। उसे ए से कैंसिल कर दोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या आया, कंपोनेंट ऑफ, मतलब बी को ऐसे अगर इधर रिजॉल्व किया, इसे कंपोनेंट बोलते हो, रिजोल्यूशन बोलते हो, प्रोजेक्शन बोलते हो, तो वो क्या होगा, वो इतना आएगा। ऐसे ही अगर कल को तुमसे किसका प्रोजेक्शन पूछ लें, कंपोनेंट किसका, ए का बी पर, तो ए का बी पर मतलब क्या, यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो प्रोजेक्शन क्या होगा, वो होगा मॉड ए कॉस थीटा। और मॉड ए कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन क्या, वो होगा ए डॉट बी अपॉन क्या, मॉडुलस बी। बोलो ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, या ये वाला फार्मूला याद कर लो, या ये जिसका तुम किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, इसे याद करने का तरीका, तुम किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, सुनाई नहीं दिया मुझे, बी का प्रोजेक्शन निकालो तो मॉड ए से डिवाइड किया, और इधर किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो किससे डिवाइड किया, जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसको दूसरे वाले से डिवाइड करो। बी का प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो ए से डिवाइड करो, और ए का प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो करो। अब जैसे तुमसे क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, कौन सा था, 33, इसमें तुमसे ए वेक्टर का दूसरे वेक्टर में प्रोजेक्शन निकालना है, लिख लिया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, जिसका प्रोजेक्शन निकालोगे उसको दूसरे वाले के मॉड से डिवाइड करना है। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुम्हारे को, एक वेक्टर कौन सा है, आई प्लस जे, अरे बोलो, आई प्लस जे पर किसका प्रोजेक्शन निकालना है तुम्हारे को, 2i प्लस 3j, तो इसका प्रोजेक्शन निकालना, तो ये प्रोजेक्शन क्या होगा, i प्लस जे डॉट 2i प्लस 3j। बताओ किससे डिवाइड करूं, i प्लस जे के मॉड से, और i प्लस जे का मॉड क्या होगा, जिसका तुम्हें इसका प्रोजेक्शन निकालना है ना, तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना उसके दूसरे वाले से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 2 + 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 5 अपॉन √2। अब ये प्रोजेक्शन पर ही बेस्ड है, प्रोजेक्शन पर ही बेस्ड है ये तुम्हारे पास में कोई वेक्टर है, लिसन, कोई वेक्टर है तुम्हारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, मान लो एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, ओए किसके साथ में एंगल, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसे मान लो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना, तो ये कॉस अल्फा जो है, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन क्या, √√ क्या,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज द एंगल मेड विथ, मान लो कि इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया है, इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया है, सुनाई नहीं दिया मुझको, कॉस अल्फा, तो ये कॉस अल्फा हो गया। ऐसे इसका किसके साथ में एंगल, वाई एक्सिस के साथ, तो वो क्या होगा, बोलो ये होगा, अरे कहो, इट वॉज द एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, इट इज द एंगल मेड विथ वाई एक्सिस, एंगल मेड विथ जेड एक्सिस। ये किसके साथ में एंगल बना, एक्स एक्सिस के साथ, ये किसके साथ, और ये जेड एक्सिस के साथ, बोलो। और ये जो तीनों होते हैं, कौन, एक्स एक्सिस के, ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों, इन्हें हम बोला करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इन्हें हम क्या बोला करते हैं, ये जो होते हैं इन्हें हम बोला करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये हार्डकोर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये, इसे हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, इनको हम शॉर्ट में बोलते होते हैं DCS। ये हार्डकोर मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो ये किसी भी वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, उनके कॉस थीटा को हम क्या बोला करते हैं, DCS, डायरेक्शन कोसाइंस। ये मैथमेटिक्स में भरपूर पढ़ने को मिलते हैं अपने को, पूरी 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। भाई आपने किसके साथ में एंगल निकाला, माना कि उस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया, अल्फा, तो उसका कॉस थीटा होगा ये। वाई एक्सिस के साथ में कितना बनाया, तो उसका कॉस बीटा होगा ये। और जेड एक्सिस के साथ में कितना बनाया, तो इसका कॉस थीटा होगा ये। और इन तीनों का क्या बोलते होते हैं, डायरेक्शन। अब तुमसे क्या पूछा है उसका 7th क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन पूछे तुमसे, पूछे हैं, करो इसको जरा जल्दी से, लिख लिया। सिक्स्थ और 7th वो एक ही फंडामेंटल पर बेस्ड है, इसी फंडामेंटल पर। अभी सुनो, अभी यहाँ पर तुमसे क्या बोला उन्होंने, ये वेक्टर है, ए वेक्टर, सुनना, ए वेक्टर क्या है, 2i + 4j माइनस क्या 5k। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन पूछें, तो डायरेक्शन कोसाइन पूछें तो तुम कॉस अल्फा निकालो। कॉस अल्फा क्या होगा, x अपॉन क्या, अंडर द रूट ऑफ दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर। 4 और 16 20 और 25, तो ये कितना आएगा, ये 2/√45। अरे बोलो, ऐसे ही कॉस बीटा क्या आएगा, 4/√45 और कॉस गामा क्या आएगा, बोलो समझ गए। हालांकि तुम उस 45 को लिख सकते हो 3√5, समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 था। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, कोई वेक्टर ऐसा है जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में कैसा एंगल बना रहा है। क्वेश्चन 6 समझना, कोई वेक्टर ऐसा है जिसने तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया, सेम एंगल बनाया। बोलो बनाया कि नहीं, ओए तीनों के साथ में कैसा एंगल बनाया, सेम बनाया। तो इसका मतलब मालूम है क्या होगा, सेम एंगल कब बनेगा, जब ये सब बराबर हो जाए। और ये सब बराबर कब होगा, जब दिमाग लगाओ, जब x बराबर y बराबर क्या हो जाए, z हो जाए। जब तीनों बराबर हो जाए तब ये होगा। तो आपको क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है उसके। तो कंपोनेंट का मतलब वही जो x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट या z कोऑर्डिनेट होता है, वो क्या कहलाता है, कंपोनेंट। जैसे x एक्सिस पे कंपोनेंट होगा x, y एक्सिस पे कंपोनेंट होगा
और जेड एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा? तो कंपोनेंट पूछा है, तो कंपोनेंट कैसे निकालोगे? तो अपन निकालें कंपोनेंट, तो कंपोनेंट क्या बनेगा? एक्स। अब अपने को ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर का स्क्वायर होगा। ये होगा कि नहीं होगा? सुनाई नहीं दिया मेरे को? अब ये तीनों बराबर हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इससे क्या आया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो यही क्या कहलाएगा? उसका कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा? a/√3 a/√3 और a/√3। बोलो समझ में आया?